इसमें नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा भाई, कुछ मिले हैं तो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे पार कर दो। ये वो जमाना था 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया। अच्छी भली इकोनॉमी तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुआशरा तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुल्क तबाह बर्बाद। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ। मुझे और मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये निकालने का मकसद ये था। इस तरह से मुल्क नहीं चलते, एक घर नहीं चलता, मुल्क क्या चलेगा। अगर सही मायनों में पाकिस्तान का कोई लीडर जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस मिट्टी का बेटा है, तो वो ये है। मियां साहब का जो बयानिया था जिसमें वो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और कहा था जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है मैं उनको गिरबान से पकड़ूंगा, वो बयानिया पाकिस्तान आते ही खत्म हो गया। हमने हमेशा ये कहा कि जब भी PTI की हुकूमत आई है या PMLN की हुकूमत आई है, या हम ये कहें कि पंजाब से जब वज़ीर आज़म आए उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फरोग दिया। जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, हमें कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान जो है कुछ बयानात में तजाद है। हम आज भी इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करते हैं कि वो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जोतई और हम जानते हैं कि सियासी शतरंज में इस वक्त इलेक्शन का माहौल है। बयानात, इल्जामात, ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो आज इजाफी नोट आया है ऑनरेबल जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह का आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस में, और उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि कौमी असम्बली की तहलील होने के बाद आम इंतखाबात की तारीख 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा था जो पूरा नहीं हुआ, और आईनी जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की थी, उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई और वो निभाने में नाकाम हो गए हैं। और जो पाकिस्तान के तकरीबन 12.5 करोड़ के करीब वोटर्स हैं उनको अपने बुनियादी हक से महरूम रखा गया है, जो कि गलत है। यकीनन अब देखना यह है कि इस नोट आने के बाद, और एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कि 8 फरवरी की तारीख जो दी गई है वो आइन की खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन ने और सदर मुमलिकत ने। यकीनन बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये ऑनरेबल जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह की, जिसको आज मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगा और डिस्कस करूंगा। साथ साथ मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत सारे तज्जियाकार और खबरें, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्री पोल मनूवरिंग, प्री पोल मैनिपुलेशन की जा रही है। आज भी ऐसी खबर हम सबके सामने आई है। प्लानिंग कमीशन ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की PDM की 16 माह की हुकूमत ने कोई 90 अरब रुपए का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत एक बजट एलोकेट किया था 90 अरब रुपए का, और उस 90 अरब रुपए में से 61.3 अरब रुपए यानी 70% की रकम वो जाने से पहले ही निकालने की इजाजत दे गए थे, एलोकेशन हो गई थी, जो कि अब निकाली जा रही है और इस्तेमाल की जा रही है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो सियासतदानों के हल्के हैं उनमें हुकूमती मशीनरी और पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको भी इलेक्शन से पहले मनूवरिंग में ही शामिल किया जाएगा। एक तरीके की ये भी धांधली कहलाई जाएगी। इसके अलावा अब PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या 20 दिन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पहले कराए गए थे उनको नल एंड वॉइड कर दिया है और कहा है कि 20 दिनों में नए इलेक्शन कराएं तो ही बल्ले का निशान मिलेगा। यकीनन एक बहुत बड़ी बात है कि 20 दिन में इलेक्शंस कैसे होंगे जब पार्टी की पूरी क़यादत असीरी में है, जेलों में है, केसेस का सामना कर रही है। चेयरमैन इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, बाकी भी सारी पार्टी बड़ी मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्या मुमकिन हैं? क्या बल्ला बैलेट पेपर पर होगा? PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक कमाल पैनल इस वक्त मौजूद है। वेलकम करूंगा अपने गेस्ट को विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नकवी साहब जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर कमिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है सस्सी पलीजो साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच पलीजो साहिबा फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और MQM पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा मोहम्मद हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले मैं करना चाहूँगा जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने इजाफी नोट जारी किया है आम इंतखाबात के हवाले से और वाज़े कर दिया है कि ये तारीख 7 नवंबर की होनी थी, न कि फरवरी 2024 की। पलीजो साहिबा, मैं पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ, लेडीज़ फर्स्ट। हाउ डू यू सी दिस कमेंट, और ये नोट आपकी नज़र में क्या कोई डिफरेंस लेकर आएगा कि नहीं अब गाड़ी ऐसे ही चलेगी?
बहुत शुक्रिया तला साहब। देखिए, अब ये वक्त पर इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और इलेक्शन कमीशन ने अगर तारीख कोर्ट के कहने पर, निगरान हुकूमत के कहने पर या अपने तारीख उन्होंने दी है, तो अब उसको जो है अगर कोई चैलेंज कर सकता है, कोई रोक सकता है, तो वो कोर्ट्स फैसला कर सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हम तो वो लोग थे, वो सियासी पार्टी थे जो सबसे पहले हमने कहा था कि भाई अब निगरान सेटअप जो आएगा तो उसके जो है आप कम से कम 90 डेज में जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से उसके बनता भी है, तो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार ये कहते रहे, और हमारी पार्टी के दूसरे लीडर्स भी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई मैदान खाली रह जाए, खासकर इलेक्शन का, जो जिसमें आईनी आपको और इलेक्शन कमीशन को तकाजे पूरे करने होते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आप पाकिस्तान के आइन में यकीन रखते हैं, आप पार्लियामेंट्री जो है सोच पर यकीन रखते हैं, और आप समझते हैं कि मैदान इस किस्म का है जहां इंसाफ के पूरे तकाजे कंप्लीट किए जाएंगे और उस हवाले से ख्याल रखा जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में आप ज़हनी तौर पे भी इसलिए तैयार होते हैं। तो हम तो इलेक्शन के हवाले से बारहा ये कह चुके हैं कि मज़ीद डिले जो है न कौम के लिए अच्छा है, न लोगों के लिए, न हमारे जो इस्तेकाम के लिए, तो इसको बेहतर होना चाहिए। अब जो कोर्ट ने या किसी ने ये, तो उस पर जाहिर बात है हम कोई इसी किस्म का तबसरा कर सकते हैं। करेक्ट पलीजू साहिबा। हुसैन साहब, आप इस जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इजाफी नोट को कैसे देखते हैं? 7 नवंबर की तारीख तो गुजर गई है, लेकिन क्या अब आने वाले वक्त में इस इजाफी नोट का कोई इम्पैक्ट होगा, या फिर बस ये रात गई बात गई? सबसे पहले तला भाई, आपके तवज्जुह से जो सामईन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आपने जिस तरह तवज्जो दिलाई है सुप्रीम कोर्ट के आज की हियरिंग के हवाले से, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का इजाफी नौ हवाले से, तो बात तो ये 100% दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हमेशा होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट करता है, वो इंतजामी उमूर में उनकी मदद करता है, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो, चाहे लैंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब कमेंट्स लिए, उनके आर्गुमेंट सुने, उनके आर्गुमेंट सुनने के बाद उनसे तारीख मांगी, तो फिर जो तारीख उन्होंने दी, गालिबन शायद कोई 12 फरवरी या 15 फरवरी कोई तारीख दी थी, उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जाएं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, उनसे कंसल्टेशन करें, अफ़ाम तफ़हीम करने के बाद डेट अनाउंस करें। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर ये 8 फरवरी की डेट जो है वो आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आरिफ अलवी साहब से कंसल्टेशन करने के बाद ये तारीख जो थी, ये तारीख अनाउंस की। और मैं समझता हूं कि इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया और बाकायदा ये ऐलान किया कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की उस हियरिंग के बाद, उस ऑर्डर के बाद, उस हिदायत के बाद, मैं समझता हूं कि अब कोई किसी किस्म का इबाहम रहना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आउटसाइड कोर्ट को ये फैसला होता, आउटसाइड कोर्ट इलेक्शन कमीशन या केयरटेकर गवर्नमेंट या सदर पाकिस्तान ये फैसला करते, तो फिर हो सकता है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का ये इजाफी नोट कोई ना कोई उसके ऊपर कदगन लगा सकता था। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए, उनके अहकामात के नतीजे में 8 फरवरी की तारीख आई, उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको अनाउंस किया गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप तैयारियां शुरू करें और 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए। नकवी साहब, इफ यू कैन हियर मी सर, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ। एक ऐसे वक्त पर कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऐलान कर दिया है तारीख का फरवरी 2024, फिर एक इजाफी नोट आ रहा है, एक और
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह का। वो कहते हैं कि आपकी पार्टी के सदर मुमलिकत ने गैर आइनी काम किया है और आइन की खिलाफ वर्जी की है, और ये भी कहा है कि वो नाकाम हो गए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अपनी जिम्मेदारियां निभाने में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ड्यूटीज निभाने में। आप सर इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बात यह है कि जो इजाफी नोट है वो तो पहले ही डिसेंटिंग नोट जिस वक्त जजमेंट अनाउंस हुआ था उस वक्त हो गया। पाकिस्तान में आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, ये डिटरमिन करना कि किसने खिलाफ वर्जी की है वो बड़ा आसान है मेरे लिहाज से। सदर आरिफ अलवी को आर्टिकल 245 के तहत तारीख देनी थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमिश्नर ने आने से इनकार कर दिया, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने जो है सदर आरिफ अलवी ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को खत लिखा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने जवाब दिया कि जी हम जो इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं वो सही है। तो इस वक्त जिन लोगों ने एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है या सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, केयर टेकर सेटअप है। आरिफ अलवी ने तो तब भी एक डेट दे दी थी 6 नवंबर की, तो उस 6 नवंबर की डेट पे अमल जिन्होंने नहीं किया वो ज्यादा बड़े मुजरिम है। आरिफ अलवी का जो हिस्सा आएगा डॉक्टर साहब का वो आएगा, उससे पहले उनको भी जवाब देना होगा जिन्होंने पंजाब के इलेक्शन नहीं कराए, केपी के इलेक्शन नहीं कराए, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अतर मिल्ला साहब और काजी फाइज ईसा साहब क्यों नहीं रूलिंग देते कि ये जो पंजाब और केपी में गवर्नमेंट बैठी हुई है और जो ये केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है ये गैर आईनी बैठा हुआ है। इससे कि 6 नवंबर के बाद से इन केयर टेकर सेटअप का बैठना भी गलत है। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती जो है वो पैरों तले रूंध दी गई है, और इसके पीछे जो जो हाथ है वो सब जो है मुर्तकिब है इस बात के कि उन्होंने आइन की पामाली में हिस्सा लिया है। जो लिखा है अतर मिल्ला ने वो सही है। जो काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दिया था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं सुनाया था डेट पे। उन्हें कहा कि जबकि हमने तो सिर्फ 2 फरीकैन को बिठा दिया और सदर मोहतरम और इलेक्शन कमीशन ने फैसला करके जो तारीख दी है हम कहते हैं इसमें कर लो। अतर मिल्ला साहब ने करना है, ये काफी नहीं है। ठीक सर, हमें तो ये भी फैसला करना है कि ये तारीख जो दे रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक सर। और जिन्होंने मुर्तकिब है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको छोड़ना नहीं चाहिए। आई एग्री विद हिम। राइट नकवी साहब, मुझे सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आकर आपसे पीटीआई के मुस्तकबिल और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाला जो सिलसिला हुआ है उस पर भी आपसे कमेंट लेना है, और ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी का कमेंट इस बात पे भी लेना है, एमक्यूएम का भी इस बात पे लेना है कि क्या आज वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं या ना अहल। ब्रेक के बाद यकीनन पाकिस्तान के ज़्यादातर हल्के यही समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस में डोमिनेट करेंगे और इस वक्त बड़ी पावरफुल पोजीशन पे हैं, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, प्रोटोकॉल्स उनको बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर इस वक्त वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं या नहीं। जो PTI की वकला की टीम है, स्पेशली नईम हैदर पंचोता साहब, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि आर्टिकल 12 के मुताबिक जिस वक्त जुर्म हुआ उस वक्त का कानून लागू होगा, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है उसमें अता तारड़ हम जानते हैं डोमिनेटिंग पोजीशन में, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की सज़ा को कानून साजी के जरिए 5 साल की नाअहली में तब्दील किया जा चुका है। लेट्स सी पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर क्या ओपिनियन है। पहले चलते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। शशि पलीजो साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पलीजो साहिबा, आपकी नज़र में नवाज शरीफ इस वक्त अहल हैं या ना अहल? तनाज साहब, ये मैं कैसे कहूँ और मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली, क्योंकि ये अदलिया ही मामला को सुलन देखने चाहिए, वही डिसाइड कर सकती है। So you leave it to judiciary, अदलिया जो फैसला करे। लेकिन जिस तरीके से मियां साहब आए हैं और जिस तरीके से चीज़ों की पेशरफ्त हो रही है सियासी हवालों से या इवन अदालती हवालों से, मेरे ख्याल में रिलीफ तो मुस्लिम लीग नून को जो मिला है, अब उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का फैक्टर भी आ सकता है, कह सकते हैं लोग, और ये क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं
चौराहों पर, ये चौकों चौराहों पर, गोठों शहरों में चीज़ है, ज़बान पे आम है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और उसमें भी जिस तरीके से लगती है, मैनेज लगती है, और उनको जो है सियासी मैदान जो है दूसरों का स्ट्रेस भी घटाकर उनको मज़ीद दिया जा रहा है। मेरे ख़्याल में ये फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन Completely जहाँ true. तक मियाँ साहब के केसेस का मामला है, तो हम समझते हैं वो इख्तियार कोर्ट्स के पास है, वो ही डिसाइड कर सकते हैं, और मुस्लिम लीग नून को दोहरे मयार जो है उनसे दूर रहना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स किसी भी हवाले से किसी को भी कबूल नहीं हो सकते, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो या लीगल उसमें हो, जुरिस्डिक्शन के हवाले से हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ओवरऑल हो, ओवरऑल रूल ऑफ लॉ के हवाले से हम देखें तो सबके लिए एक ही यकसा इंसाफ बराबरी हो। आमीन। यही चीज़ जो है हर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करता है, लेकिन हाय। दिली दोरस वाली चीज़ जो है उसमें अभी जो हम देख रहे हैं इंसाफ के तकाजे और मुख्तलिफ इकदाम, तो उसमें चैलेंजिंग है चीज़ें है। लेकिन हम अपने प्यारे पाकिस्तान के हवाले से मायूस नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन करेक्ट। इसमें आंखें और कान खोलने पड़ेंगे। और जहाँ जहाँ जो भी चीज़ किसी को एक दूसरे तरीके से मुहैया हो रही है, इंसाफ या रिलीफ दूसरे और उसी मंच पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे लोगों को जो है वो विक्टिमाइज किया अगर जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये भी चीज़ काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। राइट वलीजो साहिबा। नकवी साहब, आपकी नज़र में नवाज शरीफ अहल या नाअहल? ये मेरे ख्याल से ये बहस ही नाअहल है। ओके। इससे कि इसका फायदा क्या है, सबको पता है कि हर पार्टी की क्या पोजीशन है इस पे। मैं तो कहता हूँ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि कौन अहल है और कौन नाअहल है। सबको लाने देना मैदान में। मुझे कोई इतराज नहीं आए, नवाज शरीफ भी आजमा ले। वो कहते थे ना कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम कहते हैं तुमने जितनी ज्यादतियां हमारे साथ हो रही है उतनी नहीं हुई है, अब तुम हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो। इमरान खान को भी बाहर आ जाओ, तुम भी बाहर आ जाओ, और पाकिस्तान के लोग फैसला कर ले कि उन्हें कौन सी किसको लीडर बनाना है और किसको हुकूमत देनी। करेक्ट ये सर। खुला चैलेंज है। वेरी ट्रू। आई डोंट केयर, बिकॉज अगर बंदियाल साहब पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं करा सके, आइन के खिलाफ वर्जी हुई, फैसला तो लिख गए, इन्फोर्स नहीं करा सके, तो आपके ख्याल के मेरे या मोहम्मद हुसैन या मोहतरमा की बात सुनने के बाद कोई इस प्रोग्राम से कोई फर्क पड़ने जा रहा है? कोशिश तो करें सर, नाउमीदी कुफर है सर। नहीं, लेट अस नहीं, ट्राई, नाउमीदी की बात अवेयरनेस नहीं तो है। क्रिएट करें ना सर, लोगों नहीं, को बताएं तो sorry, सही हालात हैं क्या। नहीं सर सॉरी, मैं माजरत के साथ हाथ जोड़ के आप लोगों से सच नहीं बोलने के तैयार, ये कौम सच सुनने को भी तैयार नहीं है जो लोग इख्तिदार में है। अगर आज पूरा सच बोल दिया जाएगा तो हम सब अंदर होंगे। मेरे कोई बुनियादी हकूक आज आइन में नहीं है। मेरी फंडामेंटल राइट्स किधर है? डू आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच? डू आई हैव द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन? मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री कौन करता आवाज हूँ उठा रहे नकवी मेरे हकूक के लिए? मैं आज भी नजर बंद हूँ। साहब। आई कंप्लीटली एग्री सर। आई विल कम बैक टू यू नकवी साहब। और आप ये सोचिए कि जिस जिस जगहों के ऊपर और जिस जो मैनिपुलेशन होके एक जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख में शायद इससे पहले एक ही और वाहिद जमात और थी जिसका एमक्यूएम कहा जाता है। उसके अलावा आज तक कभी ये नहीं हुआ, और एमक्यूएम के साथ भी ये नहीं हुआ। लोग खुद छपने चले गए थे, लोगों को उठा के नामालूम जगह पे नहीं लेके गया और उन्हें नामालूम अफराद में नहीं किया गया। नकवी साहब, आई विल कम बैक टू यू सर। अगर एक मिनट मुझे दे दें। उनको टॉर्चर करके पार्टियां नहीं तब्दील कराई गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नकवी साहब, आई विल कम बैक टू यू इन अ मिनट। और मुझे आपसे पीटीआई के मुस्तकबिल का ही सवाल पूछना है आपसे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अपने पिछले टॉपिक का कमेंट एमक्यूएम से भी ले लूं। हुसैन साहब, आपकी नज़र में नवाज शरीफ साहब लीगली अहल है या ना अहल? देखें तलब है, बात यह है कि जितने केसेस नवाज शरीफ साहब के कोर्टों में अदालतों में चल रहे हैं, उनमें उनको किसी केसेस में सजा भी है, किसी में ये नाअहल भी हैं। यस। ये सारे जो इश्यूज हैं, सारे मामलात हैं, उनकी जो वकला की टीम है वो यकीनन कोर्टों में जा रही है,
कोर्टों में जाके उन्होंने अपील भी लगाई है, उनकी अपील एक्सेप्ट भी हुई है। अब उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों इश्यूज, एक तो उनकी नाअहली का और उनकी सजा का, ये दोनों इशू अदालतों में पेंडिंग है, अंडर ट्रायल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसे Let's not हमें comment on it. कोर्ट के ही हवाले रहना देना चलें, चाहिए। but let's see. Right, sir. मैं एक सवाल पूछने की जसारत कर लूं मोहम्मद हुसैन साहब से, अगर प्लीज आपकी नकवी साहब, इजाजत है। प्लीज नकवी साहब, प्लीज नकवी मोहम्मद साहब। हुसैन साहब, जो कुछ आज तक हुआ है नवाज शरीफ के साथ, क्या पाकिस्तान में किसी और शख्स को इस किस्म का वेलकम, जो कि मफरूर डिक्लेयर हुआ हो, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो, जो कि वादा कुछ करके गया हो और 4 साल तक वो वादा तोड़ के सारी दुनिया में घूमता रहा हो, और उसको जिस तरीके से उसको बेल मिली, सब कुछ मिला, कोई पाकिस्तान की तारीख में एक दूसरी, आपकी बड़ी गहरी नजर है, कोई नजीर है तो उसका नाम ले दीजिए। देखिए नकवी भाई, ये जो आपने सवालात किए हैं इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो वो है कि जब वो पाकिस्तान से गए, अब पाकिस्तान से जब वो गए, अदालत ने उनकी जमानत ली, जमानती उनके भाई बने, उनकी ECL से नाम निकला, उनको स्मूथली पाकिस्तान से इलाज के लिए जाने दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ ये कानूनी तरीके से वो मुल्क से बाहर गए और अपने इलाज के लिए गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो इलाज कराया, जो कुछ भी सारा सिलसिला रहा, वो एक तवील तफसील है। अब उसके बाद जब वो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आकर उन्होंने अदालत में सरेंडर कर दिया। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई शख्स सजा याफ्ता हो और उसके बाद वो जमानतों पर चला जाए, उसके बाद वो मुल्क से बाहर चला जाए, एब्सकॉन्डर हो जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि वो आ गए, अदालतों ने उनको टाइम दिया कि इस तारीख को वो अपने आप को आकर अदालत में सरेंडर करें। उन्होंने जाके सरेंडर कर दिया। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये अदालतों में अब इनका ये ट्रायल चल रहा है। तो हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू करके अदालतों पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। आपने भी कोई नजीर नहीं बता सके। मैं तो सिर्फ यही पूछना चाह रहा था, कोई नजीर नहीं है, जहन में आता है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नकवी साहब, जी हुसैन भाई, हम इसको आगे लेके चलें। ठीक, देखें, हमें अवाम, क्योंकि हमारे मुल्क का वाहिद हल जमहूरियत है, जमहूरियत में ही बका है, जमहूरियत में ही सर वो जमहूरियत जो 70 की दिहाई के बाद नहीं मिली है, 53 साल गुजर गए हैं, अब क्या मिलेगी? देखें तला भाई के यानी डिक्टेटरशिप से टूटी फूटी जमहूरियत ही बेहतर है। हमारे मुल्क की मईशत और हमारे मुल्क की सियासत। सर एक सवाल पूछूं हुसैन भाई, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक दिल पे रख के जवाब दीजिएगा, हाथ प्लीज सच्चा जवाब दीजिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि आपको औलाद नहीं होगी और कोई आपसे कहे कि यार मैं आपको एक माजूर अपाहिज औलाद दे सकता हूं, तो आप क्या पसंद करेंगे, औलाद का ना होना या माजूर अपाहिज औलाद का होना? देखिए, माजूर अपाहिज औलाद का होना ना होने से बेहतर है। चलें, ये आपका नजरिया है सर, पर मेरा नजरिया इससे मुख्तलिफ है। मैं अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं दे सकता, ना देना चाहूंगा वो तकलीफ। एक ब्रेक लेने दीजिए हुसैन भाई, फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि PTI का मुस्तकबिल क्या होगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, क्या ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो सकते हैं इस असीरी के दौर में जब PTI कंप्लीटली लॉक्ड अप है? ब्रेक लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अब अलॉट करने का वक्त आ गया, लेकिन निशान अलॉट करने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का कह दिया है। PTI को भी 20 रोज़ में एक ऐसे दौर में जब PTI की लीडरशिप जेल में कैद है और पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हो सकते। यकीनन बहुत सारे सवालात हैं कि क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल है और क्या मुस्तकबिल है इलेक्शंस का अगर बल्ले का निशान ही बैलेट पेपर पे ना हुआ। नकवी साहब, आप क्या सर कहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अब पॉसिबल हैं इस एनवायरनमेंट में, और क्या इसके खिलाफ अपील में जाएंगे और वहां से आप समझते हैं रिलीफ मिलेगा? सर बाजी चाहे फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। भाई बच्चों वाली बातें कर रहे हैं ये लोग, कितना आसान काम है। मैं आज एक लिस्ट निकाल देता हूँ कि 1 हफ्ते बाद इलेक्शन है,
और इमरान खान जो है 20 आदमियों को नॉमिनेट कर देता है, एक एक करके, एक एक पोजीशन पे एक एक आदमी। पार्टी में कोई आदमी उनको अपोज ही नहीं करता, इलेक्शन हो गया, अनअपोज्ड, करेक्ट। खत्म हुई। व्हाट्स सो डिफिकल्ट? तो ये सारी बच्चों वाली हरकतें क्यों की जा रही हैं नकवी साहब? व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? मैं आपने देख लिया ना, मैंने कितना सादा सा एक सोल्यूशन दे दिया आपको। आपके ख्याल से ये तहरीक इंसाफ में नहीं होगा? सोचते रहे अब ये कौन सी आइन की खिलाफ वर्जी है? अभी 15 जून को जो इलेक्शन हुआ था, शहबाज शरीफ अनअपोज प्रेसिडेंट बने थे। जी हाँ सर, 11 पोजीशन अनअपोज थी। बिल्कुल ऐसा ही नकवी साहब। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। नहीं, सच फरमा रहे हैं। अच्छा, दूसरी पार्टीज का ओपिनियन भी जान लेते हैं इस इशू के ऊपर। शशि पलीजो साहिबा, पीटीआई को आप समझती हैं जिस तरह इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 20 दिनों में आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा के आए। नकवी साहब कह रहे हैं उनके लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना बस 1-2 दिनों की बात है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं। बच्चों वाली हरकतें की जा रही हैं पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए। आप समझती हैं कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ला ना हुआ तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे? मेरे ख्याल में किसी भी एक पार्टी को सिंगल आउट करके टारगेट नहीं बनाना चाहिए। अगर उनके कुछ लोग, अगर उन पर तोहमत कोई आती है, साबितियां मिलती हैं, जो भी एविडेंस या विटनेस उसको सामने रखते हुए उनके खिलाफ तो इक़दाम किए जा सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, कानून का होना और उस पर अमल होना ये भी चीज़ है। लेकिन एक पूरी पार्टी जिसके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो जो है पाकिस्तान में ही रहकर काम कर रहे हैं, तो जो इंसाफ के तकाजे हैं, चाहे कोर्ट्स में हो चाहे इलेक्शन कमीशन, वो भी तो इदारा है ना। हाँ, उसका जो मेन काम है वो इलेक्शन कंडक्ट करना है। इलेक्शन सिर्फ हवाई नहीं, फेयर एंड फ्री। उसमें अगर दूसरी पार्टीज के लिए भी स्टैंडर्ड्स वही हैं, तो पीटीआई के लिए भी वो हो, तो कोई क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता। लेकिन ये देखा जाए कि इलेक्ट्रल वे में या टेक्निकल वे में किसी एक पार्टी को वो सारी कार्रवाई उसके लिए जो है, खिलाफ भी मैं नहीं कह रही, लिए जो है वो अगर विक्टिमाइजेशन के जुमरे में आ रही है तो विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं हम। और अगर विक्टिमाइजेशन है तो जाहिर बात है वो फिर कोई वो पार्टी भी कबूल नहीं करेगी, फिर इलेक्शन भी उस तरह से मुतनाज़ा बन सकते हैं, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं इलेक्शन अगर हो रहे हैं, एक तो पूरे टाइम पर नहीं हुए, उस पर भी जो है वो एहतजाज या सदाएं बुलंद होती रही हैं, तो कम से कम अगर हो रहे हैं और उसमें जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो, पॉलिटिकल स्पेस सबके लिए हो, आजादाना इलेक्शन हो, ताकि जो पार्लियामेंट बने फिर उस पर जो है 35 पंक्चर वाला या कोई और, या जैसे मौलाना साहब जो है लास्ट इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आरटीएस के मामला तो हुए थे जारी बात है, तो उस हवाले से फिर वो क्रिटिसिज्म होगा, तो न सिर्फ मुल्की हवाले से, लोकल हवाले से, पर इंटरनेशनल वे में भी यकीन जानिए कि बहुत सारे मामला आते हैं, मसाइल होते हैं, बड़ी सबकी सी महसूस होती है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े जख्म और तकालीफ उठाकर भी, मोहतरमा की शहादत भी सामने थी, लेकिन 2008 में जब हम आए तो हमने तैयार कर रखा था कि सिस्टम को फेयर एंड फ्री बनाने की जरूरी है कि 5 साल पूरे हों, और हमने मुश्किल से ही सही, चैलेंजेस थे, बहुत सारे थे। मुशर्रफ बड़ा एक अपना बैगेज और बड़ा ही एक ट्रैश छोड़ के गया था पार्लियामेंट के हवाले से भी। पार्लियामेंट तो आइन उसके सामने तो कुछ नहीं थे, लेकिन जो भी था वो बड़ा सख्त दौर था। हमसे उम्मीदें भी लोगों की बहुत ज्यादा थी, लेकिन 5 साल हमने मुश्किल हालात में पूरे किए। हालांकि हमारे किसी वजीर आजम को 5 साल एक वजीर आजम को नहीं करने दिए, क्योंकि एक आया यूसुफ रजा गिलानी साहब, तो उनको हमारे मुस्लिम लीग में उनके भाई काला कोट पहन के पहुंच गए गवाहियां देने, तो फिर उनकी जगह राजा परवेज अशरफ साहब आए। तो ये 5 साल तो किसी वजीर आजम ने, जमहूरी वजीर आजम ने आज तक मेरे ख्याल में पूरी नहीं। ये जो मियां साहब आज गिनवा रहे थे कि भाई मुझे निकाला गया, तो ये जाहिर बात है हम इसको अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन मियां साहब भी उन कंस्पिरेसी जो इक़दाम हुए थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आईजीआई की जब बात आती है कि क्यों आती है, जब बिलावल साहब करते हैं क्यों करते हैं, तो फिर उसमें भी टेन्योर जो है वो एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उसका मैंडेट छीना गया। तो वो भी तो बात, अल्लाह करे अब ऐसा ना हो, अल्लाह करे अब ऐसा ना हो। हम चाहते हैं इलेक्शन ठीक हो, सबके लिए बराबरी हो। आमीन आमीन। मोहम्मद हुसैन साहब, गुज़िश्ता रोज जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि नून लीग के साथ इत्तेहाद अभी फाइनल नहीं हुआ है,
एक कमेटी बना दी गई है जो सारी निकात तय करेगी, और आपने ये भी तासुर मुझे दिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ भी आपका इत्तेहाद हो सकता है मौजूदा हालात में भी। क्या पीटीआई के साथ आपका इत्तेहाद हो सकता है? क्योंकि जिस तरह नकवी साहब ने कहा, जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है माजी में आपके साथ हुआ है और आपके लीडर को -1 किया गया है। देखें, पीटीआई तो खुद अपनी बका की जंग लड़ रही है, और यानी मुझे तो हैरानगी ये हो रही है नकवी भाई की बात सुनकर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का जो इनको हुक्मनामा सादिर फरमाया है जी, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में कबाहत किया है। जिस तरह नकवी भाई कह रहे हैं कि इमरान खान साहब लोगों को नॉमिनेट कर देंगे, वो सारे अनअपोज आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का पूरा एक प्रोसीजर है, तरीकेकार है, वो तरीकेकार पूरा होता है, फिर इलेक्शन कमीशन से लोग इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर होते हैं वगैरह वगैरह। हमने तो बहुत इलेक्शन कराए हैं, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, तो उसमें इनको करा लेना चाहिए। हमारी जो एमक्यूएम की जो जिद्दोजहद है, हमने तो कितने इलेक्शनों में इससे भी ज्यादा संगीन हालात में हमने काम किया, इलेक्शन लड़े, हमारा कोई दफ्तर नहीं खुलता था, हमारी कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं होती थी। पर सर आपने अपने लीडर को छोड़ दिया, पीटीआई ने नहीं छोड़ा सर अभी तक। 1993 में हमने बाइकआउट किया नेशनल असेंबली का। उसके बाद 48 घंटे के बाद जब हमने सूबाई इलेक्शन का इलेक्शन लड़ा, तो फिर हमने तमाम की तमाम सीटें जीती। ये सारी सूरत-ए-हाल रही है, हम इस सारे मराइल से गुजर चुके हैं। लेकिन सर मेरे कमेंट का आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सर आपने अपने लीडर को छोड़ दिया, पीटीआई ने अपने लीडर को नहीं छोड़ा अभी तक। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, पीटीआई को अपनी वर्किंग जारी रखनी चाहिए, पब्लिक में जाना चाहिए, गिरफ्तारियों से नहीं डरना चाहिए। एमक्यूएम के कारकुनान, ओहदेदारान, एमएनएज, एमपीए, सेनेटर्स की तारीख भरी पड़ी है गिरफ्तारियों से, जेलें काटने से। तो पीटीआई को अगर ये नहीं निकलेंगे, नहीं जिद्दोजहद करेंगे, अपनी बका और सलामती के लिए नहीं खड़े होंगे, तो भाई फिर इनकी इलेक्शन भी इनका ऐसे निकल जाएगा, सारी चीजें इनकी निकल जाएंगी। राइट नकवी साहब, आपसे आखिर में सवाल पूछना चाह रहा हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या इलेक्शन से पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि 28 नवंबर को मंगल के रोज उनको अदालत में भी पेश किया जाएगा, उनको भी, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जेल से बाहर उनका अदालत में ट्रायल चलेगा, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा सर। और इलेक्शंस क्या पाकिस्तान का मसाइल का हल होंगे या नहीं? देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है, हल सिर्फ एक ही है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। इलेक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन, इलेक्शन विच इज फेयर एंड फ्री इज द सॉल्यूशन। इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। इलेक्शन अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन कराए और एक पार्टी जिसकी इस वक्त 80% पॉपुलैरिटी चल रही हो एंड रेस्ट ऑफ द पार्टीज इज 20%, और उसमें रेस्ट ऑफ द 20% में जिसकी 80% चल रही हो, उसको आप यानी 16% पॉपुलैरिटी वाली रेट को 2/3 मेजॉरिटी दिखा देंगे, तो उसके बाद आपके ख्याल से वो हुकूमत कर सकेगा और पाकिस्तान चल सकेगा? प्रॉब्लिटी नॉट। जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप याद रखिए कि जब आप पॉपुलरली इलेक्टेड लोगों को अनफेयर मीन्स से हुकूमत में नहीं आने देते, तो फिर बांग्लादेश बन जाता है। अल्लाह रहम करे। हमने माजी में किया है। राइट नकवी साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी, थैंक यू सो वेरी मच फिरदौस शमीम नकवी साहब, ससी पलीजो साहिबा आपके बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, मोहम्मद हुसैन साहब फ्रॉम एमक्यूएम आपके बेहद शुक्रगुजार। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत की दहशतगर्दियां दुनिया भर में फैलती जा रही हैं। सबको मालूम पड़ता जा रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट, इंतहा पसंद हिंदू गवर्नमेंट का मकरू चेहरा किस कदर काला और दागदार है, कितने जराइम उसके पीछे छुपे हैं, तफसीलन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे।
भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो रहा है दुनिया भर के सामने। पहले हमने देखा कनाडा में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और फिर कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि भारतीय दहशतगर्द खुफिया एजेंसी ने कत्ल किया। अब अमेरिका से खबर आई है कि वहां पर सिख रहनुमा को कत्ल करने की प्लानिंग की जा रही थी और वहां की एजेंसियों ने रोकी है उस प्लानिंग को, प्लान क्रैश कर दिया है और वाजे कर दिया है कि भारतीय एजेंसियां दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने वार्निंग दे दी है भारत को कि अब अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो फिर अंजाम बुरा हो सकता है। दो बड़े कीमती मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर फतेहुद्दीन महमूद साहब हैं, साबिक मुशीर है अक़वाम मुत्तहिदा के फॉर साइबर क्राइम। डॉक्टर फतेह, थैंक यू सो वेरी मच। साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके बेहद मशकूर शुक्रगुजार। बिफोर आई कम टू यू ब्रिगेडियर साहब, गुजारिश करूंगा डॉक्टर फतेह से। डॉक्टर फतेह, हम ये जानते हैं कि टेररिज्म की तो और इंसानी जो इंसानों को जुल्म किया जा रहा है, इंसानों पर बर्बरियत की जा रही है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो टेररिज्म तो एक तरफ है, लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइम इंडिया कर रहा है इस वक्त, भारत कर रहा है, जिसकी वजह से FATF की टीम वहां पर मौजूद है, उसके ऊपर आप रोशनी डालिए डॉक्टर फतेह। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इंडिया 2010 में FATF का फुल मेंबर बना और तब से 2010 से 2023 तक इंडिया पर FATF ने अपनी ऑब्जर्वेशन के फाइनेंशियल क्राइम्स की वजह से, टेरर फाइनेंसिंग की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से उन्होंने उनके सामने अपनी ऑब्जर्वेशंस रखी, उस पर अपनी सजेशंस और रिकमेंडेशंस रखी। इसके अलावा अपने चौथे रिव्यू के लिए, जो 3 विजिट्स उन्होंने वहां से कर लिए थे, चौथे रिव्यू के लिए उन्हें इंडिया आना था, जिसे इंडिया मुसलसल डिले करता आया 2010 से 2023 तक और कोविड का बहाना बनाकर। बिल आखिर अब एक सिंगापुरियन नेशनल, जो कि असल में इंडियन नेशनल या जिनका बैकग्राउंड इंडियन है, जब वो FATF के प्रेसिडेंट बने हैं T राजा कुमार, तब इंडिया ने FATF की टीम को अपने मुल्क में आने को कहा और अब शायद 4 या 5 नवंबर से FATF की टीम इंडिया में मौजूद है। अब अगर हम ये देखें कि इंडिया कर क्या रहा है, तो जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स कर रहा है वो FATF ने 3 बुनियादी एरियाज में उनको डिफाइन किया है। एक बताया गया है कि रियल एस्टेट में बहुत बड़े गबन हो रहे हैं। दूसरा ये बताया गया है कि प्रेशियस स्टोन्स, या जिसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी का कारोबार है, उसमें बहुत बड़े गबन है। और तीसरा बहुत बड़ा एरिया बताया गया है क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज का। अगर आप उसकी मालियत को सिर्फ देखना चाहें तो मैं बड़ी हैरानी होगी आपको कि सिर्फ एक साल जुलाई 2022 से जून 2023 तक इंडिया के क्रिप्टो करेंसी ओनर्स, जिनकी तादाद 15 करोड़ है। पहले ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी ओनर्स की तादाद 30 करोड़ है, जिनमें से 15 करोड़ इंडियन हैं। और उन्होंने पिछले एक साल के अंदर से 269 बिलियन अमेरिकी डॉलर इधर से उधर किए हैं, जिसमें 269 बिलियन US डॉलर्स क्रिप्टो करेंसीज में इधर उधर की। अब जितने आपने ये जिक्र किया, निजर का जिक्र किया या अमेरिका में सिख का जिक्र किया, या इसके अलावा कतर में जो जिन स्पाइस को सजाए मौत हुई है इंडिया के जासूसों को, या पाकिस्तान में कलभूषण है, या इस जैसे, ये तो चंद हैं जो वाकयात सतह पर आए हैं। इसके अलावा इंडिया के ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों दहशतगर्दी के वाकयात हैं जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर कर रही है। अब उन सबको बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजने पड़ते हैं, बगैर पैसे के तो नहीं हो रहा। और उस पैसे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए दुनिया में आसान तरीन तरीका है डिजिटल करेंसीज का। अब डिजिटल करेंसीज क्यों इतनी अहम है इस हवाले से? ये डिजिटल करेंसी में सुडोनिमिटी, या जिसको एनोनिमिटी कहा जाए, सुडोनिमिटी या एनोनिमिटी, यानी गुमनाम तरीके से पैसा एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी भेजना चाहें, एक क्लिक से आप भेज सकते हैं। ये 2008 में बिटकॉइन नाम की एक डिजिटल करेंसी बनाई गई, जिसे उस वक्त सातोशी नाकामोटो ने बनाया। अब आज तक 2008 से लेकर आज तक दुनिया में किसी को यह नहीं पता कि सातोशी नाकामोटो एक आदमी था, औरत थी, एक लोगों का एक गिरोह था, एक पूरी टीम थी। कौन था ये आज तक ये भी गुमनाम है, आज तक ये भी नहीं पता चल सका। तो ये बजाते खुद आपको ये बताता है कि डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज में सुडोनिमिटी किस हद तक अहम है। ये बिटकॉइन के अलावा अगर आप ये देखना चाहें कि इसके अलावा जेड कैश, मोनारो, ये वो है कि जो बनाई ही प्राइवेसी फोकस, में खास हम वर्ड यूज करते हैं जी, प्राइवेसी फोकस। प्राइवेसी फोकस क्या है? यानी आप किसने किसे कितने पैसे भेजे और किस
उसकी अमाउंट क्या थी ये नहीं पता चल सकता। किसी को इसके अलावा मालूम नहीं बिटकॉइन या दीगर जो अहम डिजिटल करेंसीज हैं उनके ऊपर मिक्सिंग सर्विसेज इस्तेमाल की जाती है, मिक्सर और टम्बलर्स यूज किए जाते हैं, ऑन चेन प्राइवेसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता लेकिन कॉइन ज्वाइन, रिंग सिग्नेचर, कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके इसे मजीद खुफिया बना दिया जाता राइट है डॉक्टर कि अगर इंडियन कोई शख्स या अगर इंडियन हुकूमत चाहे कि आज $100 मिलियन यहाँ से अमेरिका में दहशतगर्दी का वाक़या करवाने के लिए या वहां पे किसी सिख रहनुमा को करवाने के लिए $100 मिलियन भेजना है, $50 मिलियन भेजना है, तो चुटकी बिला मुबालगा चुटकी बजाते आप भेज सकते हैं, मुहावरतन नहीं, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। राइट, ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर अहमद साहब, आपकी नज़र में अब इतने सारे फाइनेंशियल क्राइम्स की लिस्ट जो भी डॉक्टर फतेह ने हमें समझाई है, बड़े अच्छे तरीके से मालूम पड़ जाता है कि भारत गर्द न सिर्फ इंसानों पर जुल्म कर रहा है, पर दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, काले धन को सफ़ेद करने के लिए भी बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल सेक्टर को और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट शुड वी डू ब्रिगेडियर साहब, हमें क्या करना होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसीली जतोई साहब इसको कवर किया है कि जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग उसके तमाम एस्पेक्ट जो डॉक्टर साहब ने कवर कर लिए है। उसका जो सेकंड एस्पेक्ट फेटअप का होता है वो आपकी एंटी टेरर फाइनेंसिंग को जो है वो चेक करता है। मैं सिलसिले में बताता चलूं कि पाकिस्तान जब अभी ग्रे से व्हाइट में आया तो उसको पहले 16 क्वेश्चंस दिए गए थे तक और सबूतों के साथ, जिसमें हम बता सकें कि हमारी कोई टेरर फाइनेंसिंग नहीं है और किसी किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग में वो इस्तेमाल उस तरह से नहीं होती है। तो इंडिया के ऊपर जो फेटअप इस पर सवालात की बुछाड़ की उसको 330 सवालात का जो है जवाब देना है। अब अगर फेटअप जिसका इंडिया मेंबर भी और 34 मुल्कों का ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, अगर ये इसको इंडिया को इम्प्लीकेट नहीं करता और उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाता या उसके ऊपर एडिशनल चेक्स नहीं लगाता उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से या मनी ट्रांसफर जो होती है बॉर्डर टू बॉर्डर, तो उसमें मैं समझता हूँ कि फेटअप की अपनी जो वैलिडिटी है, उस क्रेडिबिलिटी है, वो क्वेश्चन हो जाएगी। अब पाकिस्तान को करना क्या है? पाकिस्तान ने बड़े भरपूर तरीके से तमाम कैपिटल्स में इंडिया का जो असल चेहरा है वो उसको वाजे किया और इंडिया खुद भी अपने दाम में गिरफ्तार हुआ है। वो जैसे कहते हैं कि मुंह पे राम राम और बगल में चोरी और मुंह पे राम राम। इससे पहले कनाडा में जैसे उसने वहां पे सिख रहनुमा को और ब्रिजीत को उसको वहां पे कत्ल किया, और भी पन्नू सिंह के पीछे पड़े हुए थे जो कि एक आवाज थी खालिस्तान के हिसाब से अमेरिका के अंदर, लेकिन चूंकि बुग़्ज़ चाइना है और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अमेरिकन के और वेस्टर्न कंट्रीज के, तो बजाय के डायरेक्ट, अभी तक वैसे कंफर्म नहीं है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अमेरिकन की और इंडिया की बात हुई है नहीं, लेकिन मीडिया के थ्रू जरूर पैगाम पहुंचा दिया गया कि हमने आपको देख लिया, पहचान लिया और आप इसमें विजिबली और बिल्कुल जो है बिला किसी मुबालगा के आप जो है इसमें वाज़े तौर पे सामने आ चुके हैं। इसमें रॉ और आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्ली इन्वॉल्व है। मोदी खास करके जो आरएसएस बेसिकली जो बीजेपी का पॉलिटिकल फेस है, जो उसको भी सामने जो एक गौतम साहब है वहां पे जिसकी वर्थ कोई $180 बिलियन की है, वो मोदी का फ्रंट फेस है। आपके पाकिस्तान के अंदर थ्रू टीटीपी जो दहशतगर्दी के वाकयात होते चले आए, कुलभूषण यादव हमारे पास जिंदा मिसाल मौजूद है। ये तमाम फंडिंग जो बलूचिस्तान में बम धमाके किए जा रहे हैं, इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट टेरर फाइनेंसिंग के जरिए हो रही है। आपकी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर जो खालिस्तान के लीडर्स को मरवाया जा रहा है वो टेरर फाइनेंसिंग के जरिए हो रही है। स्टेट की इन्वॉल्वमेंट, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया का है उसके जिम्मेदार ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मीडिया के ऊपर आके कहा कि दुनिया में जहां भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो खालिस्तान की हमायत में हैं, हम उनको एलिमिनेट करेंगे। और ये मोसाद और सीआईए का बेसिकली जैसे वो जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से रॉ अपने आप को बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी समझती है, लेकिन वो उसका मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका है। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, जो कैपिटल्स हैं, उन्हें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए और असल चेहरा जो पाकिस्तान का मुवक्कफ सबूतों के साथ हमेशा रहा है उसको मजीद तकवीत देने के लिए आज की जो अखबारों में, अमेरिकन अखबारों में ये खबर आ रही है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इंडिया जो इस खित्ते के अंदर इस अमन के पीछे है, दरपे है, उसका असल चेहरा जो है दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब एंड डॉक्टर फतेहुद्दीन महमूद साहब, थैंक यू सो वेरी मच मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बात वाज़ेह है, अब बात सिर्फ खित्ते की नहीं है, इंडिया, भारत, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। न सिर्फ वो इंसानों पर जुल्म कर रहा है बल्कि इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट्स का इस्तेमाल करके काले धन से एक इनफॉर्मल इकोनॉमी बना रहा है, डार्क वेब को चला रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब देखना ही है FATF ग्रे लिस्ट में इंडिया को डालता है या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल मंडे, अल्लाह हाफ़िज़।